Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile. I hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers. Dear student, हमने AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट वाइज MCQ स्टार्ट किए थे जिसमें हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं. द फर्स्ट वन एज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स एंड द सेकंड वन एज हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर. रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ. तो आज के इस वीडियो में हम एबेरेंट सेल ग्रोथ और सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे इसको हम क्लियर करेंगे. साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुके हैं सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ को. यहाँ पर हम जस्ट MCQs को देखेंगे और जहाँ पर मुझे लगेगा कि नीड है इस MCQs को एक्सप्लेन करने की तो साथ ही साथ वो MCQs एक्सप्लेन भी करेंगे. अदरवाइज़ अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना चाहें एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन MCQs is in response to environmental stress, the change in cell shape, size, pattern of growth, and metabolic activity in order to escape and protect themselves from injury is called dash. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQs में बताया जा रहा है कि जब इन्वायरमेंटल चेंजेस स्ट्रेस आ जाता है सेल के ऊपर तो सेल की साइज़ शेप और उसकी पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ साथ उसमें चेंजेस आ जाते हैं. तो इस टाइप की रिस्पांस को हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलुलर एडाप्टेशन. MCQs नंबर सेकंड, cells which continuously multiply and divide throughout the life is called dash. अच्छा, वो cells जो कि continuously multiply और divide होते हैं throughout the life, this type of cell is called labile cells. So the correct option is option number B. Now we are going toward the MCQs number 3, that is hepatocytes are the एग्जाम्पल ऑफ डैश सेल्स. हेपेटोसाइट्स जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? हमारे लीवर में. तो वो कौन से सेल के एग्जाम्पल्स में आते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेबल सेल्स. के हेपेटोसाइट सेल्स स्टेबल सेल्स के एग्जाम्पल होते हैं. अब स्टेबल सेल्स क्या होते हैं? वो सेल जो के डिवाइड होते हैं कब? जब नीड होता है. जब नीड हो तो उसी टाइम वो सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो उस टाइप सेल्स को हम स्टेबल सेल बोलते हैं एंड हेपेटोसाइट सेल्स आर द एग्जांपल ऑफ स्टेबल सेल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. MCQs नंबर 4, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल एडाप्टेशन. सेल एडाप्टेशन के कितने टाइप्स होते हैं जो कि हम एक एक एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5. के सेलुलर एडाप्टेशन के 5 टाइप्स होते हैं. MCQs नंबर 5, which of the following cellular adaptation is related to change in size. अच्छा जी, नीचे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं किसके? सेलुलर एडाप्टेशन के टाइप्स दिए हुए हैं. इसमें से वो कौन सा एडाप्टेशन टाइप्स है जिसमें सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइपरट्रॉपी. हाइपरट्रॉपी में क्या? सेल की नंबरिंग में इंक्रीज नहीं आता है बल्कि इंडिविजुअल सेल की साइज में इंक्रीज आ जाता है. MCQs नंबर 6, हाइपरप्लेजिया जनरली मीन. हाइपरप्लेजिया का जनरली मीनिंग क्या होता है? याद रखिएगा कि हाइपरट्रॉपी में सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है जबकि हाइपरप्लेजिया में सेल की नंबरिंग में इंक्रीज आ जाता है और उस नंबरिंग की वजह से उस सेल की साइज में भी इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है. सो हाइपरप्लेजिया जनरली मीन increase cell production in a normal tissue. So the option number B is the correct option. Now we are going toward the MCQs number 7, that in atrophy the cell are. के atrophy में सेल के साथ क्या हो जाता है? So the option number B, that is shrunken cell is the correct option. के atrophy के दौरान जो सेल्स होता है उसका साइज क्या? डिक्रीज हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है वो सेल. MCQs number 8, फॉर मेटाप्लेजिया द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू एक्सेप्ट. अच्छा, मेटाप्लेजिया के लिए ये नीचे दिए गए सारे ऑप्शन करेक्ट है. इसमें एक्सेप्ट के कौन सा ये वो कंडीशन है जो कि
मेटाप्लेजिया में नहीं हो रहा होता है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन के इट इज़ एन इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव चेंज। कि मेटाप्लेजिया जो है वो बोल रहे हैं कि इरिवर्सिबल होता है और एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है, तो ऐसा नहीं होता है, मेटाप्लेजिया भी रिवर्सिबल होता है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs number 9. In which of the following change to stimuli in which cellular organelles decrease and also the metabolic process is reduced called dash। अच्छा, नीचे दिए गए सारे ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें जो स्टिमुलाई होते हैं तो उस स्टिमुलाई की वजह से सेलुलर ऑर्गेनील जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एट्रोपी। कि एट्रोपी के दौरान सेल का जो डिमांड होता है, वर्कलोड का जो डिमांड होता है वो भी कम हो जाता है और साथ ही साथ तो उसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है वो भी साथ में डिक्रीज़ हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी। MCQs number 10. Hypertrophy is mostly seen and अच्छा, हाइपरट्रॉपी हमारे पास कौन से सेल्स में काज होती है? सो ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेबल सेल्स, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ। के अबाउ जितने भी सेल्स मेंशन है सारे सेल्स में, सारे टिश्यूज़ में हाइपरट्रॉपी काज होती है, क्योंकि ये जितने भी सेल्स मेंशन है इसमें माइटोटिक डिवीजन नहीं होती है। और हमने एक्सप्लेनेशन में यानी वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि जहाँ पर माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा वहाँ पर हाइपरट्रॉपी काज होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ। MCQs नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सो द स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन सेल साइज। नहीं, हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज इन सेल नंबरिंग होता है, साइज नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है कि एट्रोपी इज ऑलवेज रिवर्सिबल। सो एट्रोपी ऑलवेज रिवर्सिबल नहीं होती है। सो थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि मेटाप्लेजिया ऑलवेज रिजल्ट इन ट्यूमर फॉर्मेशन। ऐसा भी नहीं होता है। जबकि अगर MCQ ऑप्शन नंबर डी को हम देखें कि हाइपरट्रॉपी इज रिवर्सिबल, सो ये द मोस्ट सुटेबल आंसर दिख रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइपरट्रॉपी इज रिवर्सिबल, क्योंकि हाइपरट्रॉपी जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। MCQs नंबर 12. All of the following are the पैथोलॉजिकल एट्रोपीज़ एक्सेप्ट। अच्छा, नीचे दिए हुए सारे जितने भी एट्रोपीज़ के टाइप दिए हैं ये सारे हमारे पास क्या पैथोलॉजिकल एट्रोपीज़ होते हैं। इसमें एक्सेप्ट एक ऐसी एट्रोपी होती है जो कि पैथोलॉजिकल नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल होती है। तो वो कौन सी एट्रोपी होती है? फर्स्ट वन इज़ डिसयूज़। तो डिसयूज़ जो है वो पैथोलॉजिकल होती है, उसका कोई सेकेंडरी काज होता है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि डिनर्वेशन। तो डिनर्वेशन भी हमारे पास एक डिसयूज एट्रोपी का टाइप में आता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इस्केमिक भी हमारे पास पैथोलॉजिकल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉस ऑफ ब्रेस्ट साइज आफ्टर प्रेगनेंसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉस ऑफ ब्रेस्ट साइज आफ्टर प्रेगनेंसी। सो लॉस ऑफ ब्रेस्ट साइज आफ्टर द प्रेगनेंसी इज अ physiological atrophy, not a pathological atropy. So the correct option is option number D. MCQs number 13. An adaptive response in which one adult cell is replaced by another cell type is called dash। अच्छा, एडाप्टेशन का वो कौन सा प्रोसेस होता है या वो कौन सा टाइप होता है एडाप्टेशन का जिसमें एक सेल टाइप जो होता है, एक एपिथेलियल सेल, वो दूसरे एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में ऐसा ही होता है। MCQs नंबर 14. हाइपरट्रॉपी ऑफ मसल इज ड्यू टू। हाइपरट्रॉपी ऑफ द मसल किस वजह से होती है? हाइपरट्रॉपी ऑफ द मसल किस वजह से होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 15. मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉपी इन the heart involves signal transduction pathway, induction of the particular gene and increase in the synthesis of certain cellular protein.
So this is true or false? So the correct option is option number A, that is true. कि जब हमारे पास हाइपरट्रॉपी ऑफ द हार्ट मसल्स होती है तो उसमें क्या सिग्नल की ट्रांसडक्शन होती है और उसके साथ साथ जो पार्टिकुलर जीन्स होते हैं उसमें भी इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है। MCQs नंबर 16, a 4-year girl has a broken arm after her cast is removed. 6 weeks later, her healing arm markedly smaller than her normal arm. The mechanism of atrophy in this case is dash. अच्छा जी, कंसेप्चुअल बेस्ड MCQs भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिनेरियो बेस्ड MCQs दिया हुआ है कि एक 4 ईयर की गर्ल है, छोटी बच्ची है, उसका एक हाथ जो है वो टूट गया, उसकी हाथ की हड्डी टूट गई। सो जब उसकी पलिस्तर या जो हाथ की जो उसको पलिस्तर लगाते हैं हीलिंग प्रोसेस के लिए, तो बोल रहा है कि 6 वीक आफ्टर उसको रिमूव किया गया तो उसकी उस हाथ में साइज़ में कमी आई थी। तो ये कौन सी टाइप ऑफ एट्रोपी में आता है? सो दिस इज़ द टाइप ऑफ एट्रोपी इंक्लूड एंड डिसयूज एट्रोपी, क्योंकि उसके मसल्स यूज़ नहीं हो रहे होते हैं उस टाइम, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती है उस हाथ से, तो उसकी हाथ की जो साइज़ होता है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज आ जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिसयूज एट्रोपी। MCQs number 17, dysplasia is referred to. So the correct option is option number A, that is change in morphology. के जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाता है, और जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाता है सेल की स्ट्रक्चरली जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है तो उसको हम मार्पालोजी बोलते हैं। सो द डिस्प्लेजिया इज रेफर टू चेंज इन मार्पालोजी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब MCQs नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? सो द स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज डिस्प्लेजिया इन इज एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन। यस, ये भी तो हमारे पास सही है, बट इसमें हम स्वेटेबल एग्जाम्पल को देखेंगे कि स्वेटेबल ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज एडाप्टेशन आर ऑल रिवर्सिबल। सो ऐसा तो नहीं होता है, सारे एडाप्टेशन प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑल एडाप्टेशन आर एक्टिव रिक्वायर्ड ATP. So this is the most suitable answer, and the correct option is option number C, that is all adaptation are active which required ATP. MCQs number 19, dash is damaged cell growth that result in cell that vary in size, shape and organization. अच्छा जी, सेल ड्रेनेज सेल ग्रोथ जो होती है तो वो कौन सा टाइप होती है जिसमें सेल की साइज़, शेप और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाता है। कि सेलुलर एडाप्टेशन का वो कौन सा टाइप होता है जिसमें सेल की साइज़, उसकी शेप और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें चेंज आ जाता है। मसल मास एंड बॉडी बिल्डिंग इज ड्यू टू डैश। अच्छा जी, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं तो उनकी जो मसल मास इंक्रीज़ हो जाती है वो किस वजह से इंक्रीज़ होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, दैट इज़ हाइपरट्रॉपी। के वहाँ पर हाइपरट्रॉपी काज होती है क्योंकि वर्क डिमांड बढ़ जाता है। MCQs नंबर 21, व्हाट इज़ एन एबेरेंट सेल? के एबेरेंट सेल क्या होता है? So the correct option is option number B, that is a cell that has altered and now can damage the body. Aberrant cell हर वो सेल होता है जो कि अल्टर्ड हो जाता है अपने नॉर्मल कंडीशन से, और अब वो सेल बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह है, बॉडी को डैमेज कर रहा है। So that's type of cell is called aberrant cell. So the correct option is option number B. अच्छा जी, MCQs नंबर 23, व्हाट काज अ सेल टू बिकम कैंसरस? अच्छा जी, नीचे दिए गए सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारा सेल कैंसर की तरफ जाते हैं, एक नॉर्मल सेल? सो द ऑप्शन नंबर 1 इज द टोबैको स्मोक, ऑप्शन नंबर 2 इज अ वायरल इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज अ UV रेडिएशन। सो अगर देखा जाए तो इन सारे वजूहात की वजह से कोई भी सेल कैंसर की तरफ जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 24,
इम्यून सिस्टम इन द बॉडी इज एक्टिवेटेड बाय। अच्छा जी, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो किस चीज़ के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस हमारे बॉडी के अंदर एक नॉन प्रोटीनिक एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। MCQs नंबर 25, a type of tumor which enclosed in a fibrous capsule is called dash tumor। ट्यूमर का वो कौन सा टाइप होता है जो कि एक फाइब्रस कैप्सूल के अंदर ही प्रेजेंट होती है एक स्पेसिफिक रीजन पे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेनाइन ट्यूमर। कि बेनाइन ट्यूमर एक स्पेसिफिक आर्गन के ऊपर होता है या एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है जिसमें मेटास्टासिस नहीं होता है और वो एक स्पेसिफिक लेयर या कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर एक कोटिंग लेयर प्रेजेंट होता है जो कि नॉर्मल सेल का होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेनाइन ट्यूमर। MCQs नंबर 26, कार्सिनोमा इज द नेम ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर गिवन टू डैश टिश्यू। अच्छा जी, कार्सिनोमा कैंसर के हमने टाइप स्टडी किए हैं कि कार्सिनोमा होता है, इसके अलावा लिम्फोमा होता है, इसके अलावा हमारे पास एडिमा होता है। सो द कार्सिनोमा कैंसर के कौन से टाइप्स में आता है? कार्सिनोमा या सरकोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ये सारे हम एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो द कार्सिनोमा इज द नेम ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर गिवन टू द एपिथेलियल टिश्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। के एपिथेलियल टिश्यू की ट्यूमर को, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, उसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं। Now we are going toward the MCQs number 27, that adenoma is the epithelial tumor of glandular tissue to which type of tumor name we add suffix oma। कि एडिनोमा हमारे पास एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू के कैंसर को कहा जाता है। सो जो सफिक्स ओमा होता है वो हम कौन से ट्यूमर के साथ ऐड करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेनाइन। कि वो कैंसर का, ग्लैंडुलर कैंसर का वो टाइप जो कि बेनाइन होता है, कैंसर मैलिग्नेंट नहीं होता है, तो उसके साथ हम लास्ट में ओमा यानी एज अ सफिक्स हम उसमें ओमा ऐड करते हैं। MCQs number 28, currently how many cancer staging सिस्टम आर यूज। नाउ अडेज अब बोल रहे हैं कि हमारे पास करंटली कितने कैंसर स्टेंगिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं कैंसर की स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारे पास करंटली 2 सिस्टम यूज़ होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज 2। अच्छा जी, MCQs नंबर 29, 4 लेवल ऑफ कैंसर ग्रेडिंग स्केल फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। अच्छा जी, जो हमारे पास कैंसर के 4 लेवल्स होते हैं जिसको हम स्केल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने आइडेंटिफाई किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल्बर्ट कम्पटन। एल्बर्ट कम्पटन जो है वो हमारे पास साइंसदान था एक, जिसने ये कैंसर स्केल को क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था कि कैंसर के 4 लेवल होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। MCQs number 30, the description of the microscopic appearance of the tumor cell and tissue is known as dash। अच्छा जी, अगर एक कैंसर सेल को हम माइक्रोस्कोपिक वे से स्टडी करते हैं तो उसमें उसका जो अपीयरेंस होता है, तो उस अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? जब हम माइक्रोस्कोपिकली किसी भी ट्यूमर सेल्स को देखते हैं तो उसका जो अपीयरेंस होता है, जो डिस्क्रिप्शन हमें वो माइक्रोस्कोप में दे रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रेडिंग। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने बहुत सारे MCQs जो है वो अंडरस्टैंड किए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के MCQs के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।